तुलनात्मक अध्ययन की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पारिक जो हमारी गाइड है उसका पेज नंबर 13 और 14। आइए स्टार्ट करते हैं। पीजी एग्जाम्स की दृष्टि से इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिद्धि स्थान का टॉपिक है। निरूग बस्ती के जो घटक हैं उन घटकों में क्वाथ कितना होता है वो बताया गया है। तो जो क्वाथ है, टोटल जो निरूग बस्ती होती है वो 12% की होती है, यानी कि 12% की बस्ती होती है। उसमें क्वाथ वाला भाग 5 भाग होता है और कल्क 1 होता है। ऐसा करके कल्क और क्वाथ 50% भाग बनाते हैं। अ, तो 5% होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं जो 12% बस्ती होती है या कोई हम बस्ती बनाते हैं तो उसमें स्नेह की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो वातज विकृति में स्नेह की मात्रा 1/4 होती है, यानी कि टोटल 6 में से 3%। पित्तज में 2% होती है, 1/6 भाग। और कफज में 1/8 भाग होती है, यानी कि 1.5%। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है हमारे कि जो वात दोष होता है उसी के लिए स्नेह होता है। स्नेह जो है वो किस में यूज होता है, यूजफुल होता है वात विकारों में। इसलिए वात विकारों में इसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमम किस में यूज हो रहा है, ये वात विकारों में 3%, है ना। इसके अलावा पित्त विकारों में ये कम होता जाएगा और सबसे कम कफ विकारों में स्नेह का नहीं मधु का यूज होता है, इसलिए कफ विकारों में सबसे कम मात्रा होती है 1.5%। ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जो बस्ती के निर्माण में अगर बात दोष है तो उसमें स्नेह की मात्रा कितनी होना चाहिए। 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/8 भाग, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं निरूग बस्ती की मात्रा में। तो निरूग बस्ती जो है वो एक वर्ष में संख्या जो बताई है चरक में, चरक का जो तीसरा ही चैप्टर है सिद्धि स्थान का, उसमें संख्याएं बताई गई हैं। तो एक वर्ष में जो निरूग बस्ती की मात्रा होती है वो आधा प्रतिशत होती है। तो एक वर्ष में कितना है, आधा। मिनिमम जो चालू की है वो आधा प्रतिशत से स्टार्ट हुई है। फिर 1 से लेके 12 वर्ष में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, नहीं हर साल जो है वो आधा आधा प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाती है। तो आधा आधा प्रतिशत बढ़ती जाती है, इसलिए गणित के हिसाब से याद रखने का तरीका ये है कि एज अपॉन 2, एक एज में हम अगर 2 का भाग दे देते हैं तो वो संख्या आ जाएगी। तो ये एक पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि 1 से 12 वर्ष में कितनी मात्रा होती है। तो एज अपॉन 2, ये आपको सिंपल सा एक मैथ जैसा फॉर्मूला यूज करके इसको याद करना है। इसका मतलब है अगर सपोज किसी की एज 8 है, ठीक है, और उसमें अपन 2 का भाग देते हैं तो कितने प्रतिशत आ जाएगी, 4। तो 8 साल में कितनी निकल के आएगी, 4% निकल के आएगी। 12 वर्ष में भी हम ऐसे ही करेंगे, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6% 12 वर्ष में आएगी। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर 12 वर्ष में 6% होती है। 12 वर्ष के बाद में हर साल पहले तो आधा आधा साल में जो है एक साल में 1% बढ़ती थी, और मतलब इससे पहले आधा आधा प्रतिशत बढ़ती थी हर साल में। अब एक साल में 1% बढ़ने लग जाएगी। तो 12 से 18 वर्ष में जो मात्रा होती है वो होती है एज -6। ये दूसरा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, एज -6 का। ठीक। एज -6 करेंगे तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 18 वर्ष में कितनी होना चाहिए, तो 18 में से अगर मैं 18 एज है और -6 कर देता हूँ तो वो 18 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर 12% आ जाएगी। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो याद रखना है, एज -6, है ना। ये दो फॉर्मूले से ही हमारा पूरा टेबल हमको याद हो जाएगी। 12 से 18 में एज-6, है ना, और 1 से 12 वर्ष में एज अपॉन 2
एज में 2 का भाग देना है। 18 वर्ष में 12% हो जाएगी। इस फॉर्मूला में 12 में 6 का भाग देंगे, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6% हो जाएगी। 18 से लेके 70 वर्ष तक ये कांस्टेंट होती है, यानी 12 की 12% रहती है। 18 से 70 तक जो है वो 12% होती है। 18 से 70 वर्ष तक जो है वो कांस्टेंट रहती है, 12% रहती है 18 से 70 तक। उसके बाद में कम हो जाती है। 70 से लेकर 100 के लिए मात्रा कितनी हो जाती है? 10% हो जाती है। तो क्योंकि चरक के अनुसार पढ़ रहे हैं तो चरक में 100 वर्ष अधिकतम आयु होती है, तो 100 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 10%। 10% को अगर अपन डिवाइड करना चाहें कि बचपन की कितनी आयु के अनुसार, तो यहाँ का फॉर्मूला लगेगा एज माइनस 6, यानी 16 वर्ष के, 16 से 70 के बीच में, मतलब 70 से 100 के बीच में जो मात्रा होती है वो 16 वर्ष के बराबर होती है। ये इसका कहने का मतलब है। अब बढ़ते हैं उत्तर बस्ती में। तो उत्तर बस्ती जो है उसका वर्णन चरक संहिता में जो त्रिमर्म सिद्धि अध्याय है, यानी जो 9वां अध्याय है, उसमें किया गया है। वहां पर जब तीनों महत्वपूर्ण अंगों की बात हो रही है, सिर, बस्ती, है ना, नाभि, तो वहां पे जो है उत्तर बस्ती का प्रसंग आता है। उत्तर बस्ती पुरुष में उसका प्रमाण अलग होता है, स्त्री में अलग होता है, दोनों में अलग अलग होता है। पुरुष के लिए अलग प्रमाण होता है, स्त्री के लिए अलग होता है। पुरुष में जो नेत्र है उसका प्रमाण होता है 12 अंगुल चरक के अनुसार, और भागवत में भी 12 अंगुल बताया है। सुश्रुत ने 14 अंगुल बताया है। ये जो उत्तर बस्ती का प्रवेश कराने का जो पुष्प नेत्र है वो किसी धातु का बना होना चाहिए, ऐसा चरक ने कहा है। स्वर्ण या रजत निर्मित होना चाहिए। और जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये कहता हूँ कि संस्कृत में अगर कोई शब्द आता है तो एग्जाम का क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो यहाँ संस्कृत में जो है 12 अंगुल आता है। ठीक है। चरक भागवत दोनों 12 बता रहे हैं। सुश्रुत खतरों से खेलते हैं, सुश्रुत सर्जन है, रिक्स उठाते हैं, बोला हमारा तो डेली का काम है, तो यहाँ पर संख्या ज्यादा है। यहाँ पर +2 है, 12 की जगह 14 बताइए। आकृति में कहा है जात्य अस्वहन व्रंतेन सम गोपुच्छ संस्थितम, यानी आकृति जो है वो चमेली अथवा कनेर के पुष्प व्रंत के समान आकृति होती है, गोपुच्छाकार होती है। तो ये शब्द जो है गोपुच्छ संस्तम, ये ध्यान रखना है। गाय की पूंछ का शेप जो होता है वैसा बताया गया है। गाय के पूंछ के शेप में निचला हिस्सा नुकीला सा रहेगा, बीच में थोड़ा उभरा रहेगा। छिद्र यानी कि जो बस्ती प्रवेश नेत्र रहेगा उसका आगे का मुख का छेद कितना बताया है, तो पुरुष में जो है सरसों के जो जो एक सरसों का दाना निकल जाए इतना बताया, सरसप चित्त के बराबर बताया है। पीली सरसों जो होती है उसके बराबर बताया। तो सरसों अच्छा लगता है कि अच्छी लगती है? अच्छा लगता है यानी पुल्लिंग है सरसों। सरसों जो शब्द है वो पुल्लिंग है ना। सरसों जो है वो अच्छा लगता है कि अच्छी लगती है? तो अच्छा लगता है, यानी पुरुष में छेद जो है सरसों के बराबर बताया है। कर्णिका जो बताई है उनमें मध्य भाग में, और मध्य भाग क्या समझना चाहिए, अगर कोई 12 अंगुल की कोई चीज है तो मध्य भाग कितना हो जाएगा? 6 अंगुल हो जाएगा। कैसे लगाना चाहिए, तो विधि में कहा है बिठाकर लिंग में सलाका से मार्ग का अन्वेषण कर नेत्र को 6 अंगुल तक प्रविष्ट कराना चाहिए। तो प्रविष्ट की सीमा जो है वो चरक में 6 अंगुल आती है, ये ध्यान रखना है। हाँ, स्त्रियों में उत्तरबस्ती जो देते हैं उसका टिपिकल टाइम होता है रजु धर्म के पश्चात ऋतु काल में, जब योनि का मुख खुला रहता है तब देते हैं। और उत्तरबस्ती नेत्र का प्रमाण जो है वो 10 अंगुल होता है।
पुरुष में 12 था, स्त्रियों में कितना होता है? 10 अंगुल होता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि ये 10 अंगुल जो है वो सभी ने बनाए, चरक सुश्रुत, केवल पुरुष में ही चरक मतलब सुश्रुत ने चेंज किया था। स्त्रियों में सभी यही मानते हैं, चरक भी यही मानते हैं, सुश्रुत भी यही मानते हैं, वाग्भट भी यही मानते हैं, सभी यही मानते हैं। अब आते हैं, अग्रभाग जो है मालती पुष्प के वृंत के समान होगा, तो वहाँ कनेर था, यहाँ मालती है। और छेद जो है वो मूंग के दाने के बराबर होगा। तो मूंग का दाने के बराबर छेद बताया, और मैंने बोला था मूंग, अब मैं आपसे पूछूं मूंग अच्छा लगता है कि अच्छी लगती है, तो मूंग जो है वो अच्छी लगती है, यानी स्त्रीलिंग में मूंग आता है, और पुल्लिंग में जो है वो सरसों आता है। सरसों अच्छा लगता है और मूंग जो है अच्छी लगती है। करनी का यहाँ पर 4 अंगुल बताया, तो हाफ से कम बताया, हाफ 5 अंगुल होता है, लेकिन स्त्रियों में जो है अधिकतम 4 अंगुल ही प्रवेश कराते हैं। वो इस आयु के हिसाब से चेंज होती है। स्त्री के योनि मार्ग में, अपत्य मार्ग में जो उत्तर बस्ती प्रवेश कराते हैं वो अधिकतम 4 अंगुल होता है। अपत्य मार्ग में कितनी पेशियां होती हैं ये भी अपन ने देखा था, तो 4 पेशियां होती थी अपत्य मार्ग में। और यहाँ पर मैंने एक पहले भी आपको समझाया है कि जहाँ पर मार्ग शब्द आ जाएगा, अपत्य आ जाएगा और मार्ग आ जाएगा, मार्ग चौराया हो जाएगा, वो 4 अंगुल एक पहले भी बताया था। तो 4 अंगुल होती हैं, 4 अंगुल तक प्रवेश कराते हैं। रजोधर्म के पश्चात ऋतु काल में स्त्री को उत्तान लिटाकर घुटने की ऊपर मोड़कर उत्तरवस्थी नेत्र प्रवेश कराएं। मूत्र मार्ग में 2 अंगुल होगा, मूत्र मार्ग में 2, और कन्या के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल हो जाएगा। तो ये चूंकि ये योनि में जो है अधिक है, 4 अंगुल तक है, और मूत्र मार्ग में जो है स्त्री में 2 और कन्या में 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, और सिंपल है, कुछ भी ज्यादा उनमें दिमाग लगाने के लिए कठिन नहीं है कुछ भी। और वैसे ही योनि मार्ग बड़ा होता है तो इसलिए 4 अंगुल है, और मूत्र मार्ग छोटा है रहता है तो उसमें 2 अंगुल है, इस कन्या में 1 अंगुल है। अब आते हैं मात्राओं में, मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पुरुष में मात्रा जो वाग्भट बताते हैं वो बताते हैं एक सुक्ति। सुक्ति जो है एक सुक्ति के बराबर बता रहे हैं, और सुक्ति 2 सुक्ति से कर्ष से आगे सुक्ति होता है, और सुक्ति से आगे पल होता है। तो 2 सुक्ति बराबर 1 पल होता है। तो चरक भी इतने ही मान रहे हैं, आधा पल। सुश्रुत जो है वो एक प्रकुंच बताते हैं, मतलब है ना, एक प्रकुंच बता रहे हैं, तो सुश्रुत ने पूरा पूरा एक पल बताया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये दोनों की मात्रा समान है, इनकी मात्रा जो है वो डबल होती है। सुश्रुत जो है खतरों से खेलते हैं, डबल मात्रा बताते हैं। स्त्री में जो है एक प्रकुंच बताया बागभट ने, प्रकुंच और पल जो है वो पर्याय होते हैं, है ना। यानी कि जैसे ये एक सुक्ति और आधा पल इक्वल होते हैं दोनों, वैसे ही एक प्रकुंच और पल भी बराबर ही होते हैं। एक प्रकुंच बराबर 1 ही पल होता है, और एक प्रतिशत में जो है 2 पल होते हैं। एक प्रतिशत में कितने पल होते हैं? 2 पल होते हैं। तो यहाँ पर जो अपन डबल लिखा था उस वही जस्टिफाई हो रहा है। यहाँ पर भी मात्रा कितनी बताई जा रही है? डबल बताई जा रही है। आपको जब सुश्रुत की मात्राएं पढ़ेंगे तो जो डेयरिंग होती है, यानी जिसमें शौर्य होता है, जो खतरों से खेलता है, जो रिस्क उठाता है, वो सुश्रुत होते हैं। तो रिस्क उठाया ज्यादा मात्रा में देते हैं सुश्रुत, है ना। चरक तो आधा पल 1 पल पे रुक जाते हैं, मतलब पुरुष में आधा पल और स्त्री में 1 पल, और सुश्रुत उसका डबल बताते हैं। 1 पल गया, 1 प्रकोंच 1 प्रतिशत, यानी जो कि डबल होता है। और कन्या में जो है, कन्या में एक ही आंसर बनना है, क्योंकि बागवट नहीं बताया है ना। कन्या में बागवट नहीं बताया, उन्होंने एक सुक्ति मात्रा बताई हुई। ठीक। अब बढ़ते हैं उत्तर बस्ती के बाद में सालाक्य का प्रकरण आ जाता है, तो सालाक्य के प्रकरणों में देखते हैं, इतना आपके उसमें तो उतना डीप नहीं है, जो पारिक गाइड है, लेकिन हमको पूरा विजन क्लियर होना चाहिए। तो क्रियाकल्प जो होता है नेत्र रोगों में, जो चीजें की जाती हैं चिकित्सा के रूप में, वो क्रियाकल्प उसमें आता है। क्रियाकल्प के बारे में सुश्रुत ने कहा है, तर्पणम पुटपाकश्च सेक आश्चोदन अंजनेर तत्
तत्रोपनिविष्ट तेसाम व्यासम निवाद वे, यानी कि क्रियाकल्प जो है सुश्रुत के अनुसार कौन कौन से होते हैं? तर्पण, पुष्पाक, सेक, आशोधन और अंजन। ऐसे करके सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। उसमें सबसे पहले जो है तर्पण आता है, फिर पुष्पाक, सेक, आशोधन और अंजन आता है। सारंगधर में जाते हैं तो सारंगधर ने सेक, आशोधन भी बताया है, तर्पण, पुष्पाक, अंजन भी बताया है। उनने जो एक्स्ट्रा बताया है वो है पिंडी और बिडालक, है ना। सारंगधर में 2 एक्स्ट्रा हैं, पिंडी और बिडालक। सारंगधर कह रहे हैं पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, एक्स्ट्रा पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो बेटा। तो यहाँ पढ़ो बेटा यानी पिंडी बिडालक जो है वो किसकी देन है? सारंगधर की है। ये 2 चीजें उसमें अलग बताई गई हैं। ठीक है। प्रथम क्रियाकल्प कौन सा है वो एग्जाम में खूब आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किसका पहला बताया है। तो सुश्रुत में जो है पहला तर्पण है, सुश्रुत में तर्पण है, तो ऐसा याद करेंगे सुश्रुत ने क्रियाकल्प का वर्णन करके सालक्य का तर्पण कर दिया। जैसे होता है ना, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसका तर्पण करता है, वैसे सुश्रुत ने जो है सालक्य में क्रियाकल्प बता के उनका तर्पण कर दिया। सारंगधर ने 2 एक्स्ट्रा बताए, जब कोई कहीं से हमको एक्स्ट्रा इनकम होती है, एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता है तो अपन उससे दोस्ती कर लेते हैं कि भैया यार इसके साथ अपने से स्मार्टर लोगों के साथ रहना चाहिए। तो सारंगधर में जो है सेक, सारंगधर में सेक बताया गया। हैंड सेक अपन ने कर लिया कि भैया ये +2 है, 2 एक्स्ट्रा बताते हैं तो अपन हाथ मिला लेते हैं इनसे। तो 2 एक्स्ट्रा बताए तो सब लोगों ने हाथ मिला लिया। सेक एक होता है ना हैंड सेक, तो हैंड सेक। बागभट जो है अष्टांग कार कहते हैं उनको, अष्टांग हृदय मान लो, जो भी संग्रह मानना है संग्रह मान लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में बताए। तो बागवट में आज से आशोधन पहला उपक्रम बताया बागवट ने, अष्टांग ने पहला उपक्रम जो है वो आशोधन बताया। तो सुश्रुत ने तर्पण किया है, सारंगधर ने सेक हैंड सेक किया है और बागवट ने आशोधन है। अब आते हैं प्रथम क्रियाकल्प तर्पण के बारे में। तो तर्पण में क्या करते हैं? उड़द के आटे से 2 अंगुल चौड़ी और 2 अंगुल मोटी दीवार बनाकर इस नेत्र कक्ष में सुकोष्ण घृत भरना नेत्र तर्पण कहलाता है। मात्रा होती है पक्ष्म का डूब जाना, है ना, डूब जाए तो पक्ष्म उसमें डूब जाती हैं। तर्पण का जो वर्णन है वो सुश्रुत के उत्तर तंत्र में 18वां चैप्टर है, सालक्य से संबंधित है। ठीक है। तर्पण का जो काल होता है वो पूर्वा या अपराह मानते हैं, यानी कि अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं या फिर आफ्टरनून के बाद कर सकते हैं, वो अच्छा टाइम होता है। कितना करना चाहिए? तो वात दोष में जो है वो 1 दिन तक करना चाहिए, पित्त दोष में जो है 3 दिन तक करना चाहिए और कफ दोष में 5 दिन तक करना चाहिए। तो तर्पण कौन से दोष में अधिक होता है? तो कफ दोष में ज्यादा होता है। इसमें वर्तगत रोग हो तो 100 वाक मात्रा तक, संधि हो तो जो है 300, शुक्ल में 500, कृष्ण में 700, दृष्टि में 800 बताया गया है। तो इनको याद रखने के लिए एक फंडा लिखेंगे। बसा में ये वर्त में बा शब्द लेंगे, संधि में सा लेंगे, तो बसा, है ना, बसा मतलब फैट। शुक्ल में सू ले लेंगे और कृष्ण में क्रा कर देंगे उसको, कृष्ण का क्रा, शुक्र, है ना। बसा शुक्र में यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है? तो -200, है ना, 300 में से हो जाएंगे तो -200 या +200 जो भी करना है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? +200 तो 500 हो जाएगा। यहाँ पर भी +200 तो 700 हो जाएगा। तो बसा शुक्र में 200 का अंतर हो रहा है। अंतर तो समझते हैं, अब अंतर का मतलब डिफरेंस होता है। बसा शुक्र में कितने का अंतर है? 200 का है। ठीक है। और यहीं पर एंड, यानी जिसको और लिखते हैं अपन, दृष्टि में जो है वो 100 का अंतर हो जाएगा।
ऐसे याद करना है उसको कि बसा शुक्र में जो है 200 का अंतर है और दृष्टि में 100 का अंतर है। ये वर्तम का वा, संधि का सा तो बसा, और शुक्ल का सु और कृष्ण का तो बसा शुक्र और दृष्टि हो गया। बसा शुक्र में जो है कितने का अंतर हो रहा है टोटल, यहाँ पर बसा शुक्र के बीच में 200 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 700 से 800 होने में, दृष्टि में कितने का अंतर है, केवल 100 का अंतर है। ऐसा करके हमें याद करना है। बसा शुक्र में ब बा और सा में, बसा शुक्र में यहाँ पर 200 का अंतर है, और जो है दृष्टि में जो है कितने का अंतर है, 100 का अंतर है। 100, 700, 800 वो ऑब्लिक करके वो 1000 मात्रा याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। 100 अथवा 300 का अंतर है, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको अपन को। जब 100 आ जाएगा तो बाकी तो अपने आप ही याद आ जाएगा। ठीक है, और स्वस्थ नेत्र में मात्रा जो है वो 500 वाक मात्रा होती है। स्वस्थ नेत्र वाले को तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो सबसे कम तो जो है मिनिमम जो है वो 500 मात्रा जो है शुक्ल के बराबर है ना। शुक्ल में भी 500 थी। कफज स्पेशल है, कप में ज़्यादा दिन तक किया जाता है लेकिन मात्रा कम है, 600। पित्तज में 800, वातज में 1000 होती है। तो यहाँ पर वात पित्त कफ के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। फिर बढ़ते हैं सिरोबस्ती में। तो सिरोबस्ती धारण का काल जो है तर्पण से 10 गुना माना गया है। ठीक है, तो मुझे बताओ, जब हम बात कर रहे हैं सिर की, तो सबसे ज्यादा सिर किसके, रावण के कितने सिर थे। रावण से ज्यादा सिर तो किसी के हो नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर रावण के हिसाब से अधिकतम मात्रा जो है सिरोबस्ती की तर्पण से कितनी होती है, 10 होती है। कॉमन सेंस की बात करते हैं तो हमारी आंखों की तुलना में हमारा सिर तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए सिर में जो है वो कितना रहेगा, 10 गुना होता है। संध्या काल को सिरोबस्ती कोष बांधकर स्नेह बस्ती उसमें भर देना चाहिए। अब बढ़ते हैं पुटपाक में। तो पुटपाक में 2 पल प्रमाण मांस, 1 पल जो है या 4 पल जल, 1 कुड़ाव अथवा 4 पल जल पुटपाक विधि से पुटपाक रस प्राप्त कर तर्पण विधि से प्रयुक्त करें। कहाँ पर करना चाहिए पुटपाक, तो कनिनक संधि होती है। 2 संधियां होती है नेत्र में, एक अपांग होती है, कनिनक होती है। तो नाक के पास, इसमें भी ना का आता है, तो नक, नाक के पास जो होती है वो कनिनक संधि होती है। तो कनिनक संधि की तरफ बता रहे हैं सुसुप्त बता करने का, और सारंगधन ने दृष्टि के मध्य में बताया, एकदम बीच में बताया सारंगधन ने। माता काल, कफ में जो है 1 दिन, पित्त में 2 दिन और वात में 3 दिन। तो तर्पण में कफ के लिए ज्यादा टाइम दिन देते थे, पुटपाक में गैप नहीं है एक तो, है ना। तर्पण 1 दिन छोड़ के था, 1 दिन 3 दिन यहाँ पर डेली है। पाक जो होता है यानी खाना जो पकाने की क्रिया होती है वो डेली होती है, एक सा नहीं होता, 1 दिन किया दूसरे दिन नहीं किया तीसरे दिन नहीं किया। तो ये डेली है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। फिर आते हैं लेखन पुटपाक में मात्रा। तो लेखन पुटपाक की मात्रा 100 होती है, स्नेहन की होती है 200 और रोपण की होती है 300। तो इनको याद रखने के लिए पहले फॉर्मूला एक लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूले से इनको याद रखा जा सकता है। तो फॉर्मूला है ये लेखन के लिए लिखेंगे अपन लव, प्यार मोहब्बत लव, और स्नेहन के लिए लिखेंगे से, लव से रहो। जैसे वो कोई बोलता है ना, भाईचारे से रहो, लव से रहो। लव से रहो, दिन दुगनी तरक्की करो। दिन दुगनी यानी यहाँ दुगना होता जा रहा है ना। 100 का दुगना, दिन दुगनी तरक्की करो, तो 100 का दुगना कितना होता है, 200, 200 से हो गया, है ना। ये मतलब 100 प्लस होता जा रहा है, 100 से 200, 200 से कितना, 300 प्लस होता जा रहा है। लेखन जो है वो हमेशा कफ में होता है, स्निग्ध अति स्निग्ध नेत्रों में लेखन करते हैं। स्नेहन हमेशा रुक्ष में करते हैं, ये तो अपन को मालूम ही है। और रोपण जो है वो वात पित्त का और कफज विकार, और वात पित्त और रक्तज विकारों में अपन को हीलिंग करनी पड़ेगी। तो वात पित्त और रक्तज विकारों में रोपण पुटपाक का प्रयोग होता है। अब आते हैं परिसेक की मात्रा कितनी होती है। तो परिसेक धारण काल की मात्रा पुटपाक से दुगनी होती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कितना बताया गया है, दुगना। यहाँ रखने के लिए लिखेंगे परिसेक में जो है, यहाँ परिसेक का पी और यहाँ पुटपाक का पी।
पी इंटू पी करके याद रखेंगे, पी इंटू पी, परिसेक में पी इंटू पी यानी डबल मात्रा होती है। कितनी होती है? दुगनी होती है। परिसेक में फुटपाथ से दुगनी होती है। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ के आए थे सिरोबस्ती की मात्रा जो 10 गुना होती थी। फिर आते हैं आच्छादन में। आच्छादन में कहा है नेत्र में 2 अंगुल ऊंचाई से शीतल जल से खुली आंखों में, ये खासियत है आच्छादन में, आंखें खुली रहती, बंद नहीं रहती, है ना। किस में बंद रहती हैं? तो सेक में बंद रहती हैं। सेक में 4 अंगुल दूरी से गिराते हैं और सेक में जो है आंखें जो है वो बंद रहती हैं। आंखें मिला के अपन किसी से भी हाथ मिला लेते हैं कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आच्छादन खुली आंखों में होता है। और आच्छादन आच्छादन हमेशा अल्प दोष में आच्छादन कराया जाता है। कम दोष होता है तो आच्छादन कराते हैं, और बड़ा हुआ दोष रहता है तो फिर सेक कराते हैं, है ना। जैसे दुश्मनी बढ़ गई तो अपन ने कहा बुलाओ दुश्मनी यार, हैंड शेक कर लेते हैं। बड़े हुए दोषों में सेक करते हैं। इमरजेंसी आर्थिक रोगों में भी सेक ही किया जाता है। लेखन स्नेहन और रोपण का फॉर्मूला वही है, लब से रहो। लब से रहो, ठीक है। लब से रहो और आच्छादन कराना है तो आच्छादन में बूंदें डलती हैं, जैसे आपको मालूम है ना। आपको एक चीज तो फेमस मालूम है, षड बिंदु। षड बिंदु दोनों आंखों में डलेगा तो कितना हो जाएगा? 6 बूंद, बूंद का डबल हो जाएगा। तो 12 मैक्सिमम मात्रा होती है, उससे कम 10 होती है और मिनिमम 8 होती है। दूसरा तरीका है कि किसी पेशेंट को हमने कहा आश्वासन कराना है तो हम एक काम करना, हॉस्पिटल आ जाना। सुबह 8 बजे से करते हैं हम लोग, 8 से लेके 12 बजे तक करते हैं। मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम में करते हैं, 12 बजे के बाद नहीं करते हैं। तो ये मिनिमम मात्रा है 8 बजे और भी मैक्सिमम मात्रा है 12 बजे, ऐसा करके। क्योंकि हॉस्पिटल बुलाएंगे कि आश्वासन करने का, ला जाना हॉस्पिटल। तो सुबह 8 बजे सबसे कम मात्रा है 8 बूंद और सबसे ज्यादा मात्रा है 12 बूंद। मॉर्निंग 8, मैक्सिमम 12 बजे तक करेंगे। उसके बाद हमें लंच भी करना होता है भाई, तुम्ही को लेके बैठेंगे क्या? ठीक है, ये यार आंसू हमेशा खुली आंखों में किया जाता है और सेक जो है वो बंद आंखों में किया जाता है। फिर आओ सेक में। तो आप में सब लोग जो है कॉलेज में पढ़ते हैं तो 365 दिन अपन हाथ मिलाने को तैयार रहते हैं किसी से। एक दिन जो है राखी बन जाती तो उस दिन नहीं रहते। तो यहाँ पर 3, 6 और 4 को पकड़ना है। 364 दिन तो हैंड शेक, हाथ मिलाने के लिए हमारा हाथ आगे रहता है, एक दिन पीछे हो जाता है ना। तो वही 364 इसका फॉर्मूला है, 300, 600, 400 और वही लब से रहो। लब से रहो यानी लेखन स्नेहन और रोपण, और 364 दिन हैंड शेक करो। एक दिन राखी बन जाएगी, चुपचाप अपना हाथ पीछे रखो। लेखन हमेशा पूर्वा में करते हैं, कब का होता है, स्नेहन अपराह में करते हैं और रोपण मध्याह्न में करते हैं। तो ये 364 यानी 365 नहीं है, 364 है हैंड शेक करने का। एक दिन आपका हाथ पीछे चला जाएगा, हैंड शेक नहीं करोगे, राखी बन जाएगी। फिर आते हैं अंजन में। तो अंजन कल्पना भेद से अंजन जो है वो 3 होते हैं। एक तो गुटी का जो कि प्रबल शक्ति में यूज होता है, गुटबाजी प्रबल होती है। बोले उनका गुट है, जो गुट होता है वो प्रबल हो जाता है, गुटबाजी आपने सुना होगा। गुटबाजी। रस क्रिया जो है वो मध्यम शक्ति होती है। रस क्रिया किसका भेद है जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। रस क्रिया और किसका भेद है? रस क्रिया कहाँ आता है इसके अलावा? अबले ले अबले रस क्रिया आपने पढ़ा होगा, ले अबले बिल्कुल सही, ले अबले रस क्रिया। तो रस क्रिया वहाँ अबले के भेदों में भी आता है। अबले का भी भेद होता है। इसके अलावा जो व्रण बंधन होते हैं उसमें भी रस क्रिया आती है। 3 दिन के अंदर फिर रस क्रिया करने को बोलते हैं। जो व्रण के उपक्रम होते हैं उसमें आता है। व्रण का उपक्रम भी है, अवलेय का भेद है, व्रण का उपक्रम है। ठीक है। चूर्ण जो है, चूर्ण कर दिया यानी हमने तो उसको चूर्ण कर दिया, उसको महीन कर दिया, पीस दिया, तो हीन की निशानी है चूर्ण, है ना। अब यहाँ पर जो कि अंजन लगा रहे हैं तो अब अपना लब से रहो फॉर्मूला नहीं रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा? लब पे रो। बहुत तुम लब से रहे, लब से कर लिया, हो गया कॉलेज खत्म अब।
लब पे रो। जो लोग कॉलेज में अफेयर कर लेते हैं वो लास्ट में आते आते रोने लगते हैं मतलब लब पे रो। अनजान में अब लब से रहना नहीं है, लब लब पे रोना है। कितना रोए भाई? 1 साल, 2 साल, 2.5 साल जब तक जब जब तक नया नहीं हो जाता जब तक रो भैया। लब पे रोना है कितना? एक हरेणु, हरेणु कहते हैं मटर के दाने को, हरे मटर का जो दाना होता है उसको हरेणु कहते हैं। तो एक हरेणु, हरेणु का अलग होता है। हरेणु का जो है वो निर्गुंडी का बीज होता है, हरेणु का। ये क्या होता है? निर्गुंडी बीज। वो हरेणु जो है वो अलग होता है, वो मटर को कहते हैं। एक, डेढ़, दो हरेणु। आदमी ब्रेकअप के बाद कितना रोएगा यार? 1 साल, दो, 1.5 साल, 2 साल में किसी और से हो जाएगा, जो शादी हो जाएगी। एक हरेणु, डेढ़ हरेणु, दो हरेणु रहता है। रसक्रिया में भी ये रहता है। चूर्ण में, चूंकि चूर्ण है तो उसमें चूर्ण सलाका में लेने के लिए बोला है। सलाका, 2 सलाका चूर्ण दो। कोई भी आता है तो अपने बोलते हैं चूर्ण दे दो डॉक्टर साहब, चूर्ण 2 सलाका, 2, 3 और 4 सलाका तक जाता है ना? तो चूर्ण की मात्रा ज्यादा है, मतलब खींच सकती है तो मात्रा ज्यादा है, 2, 3 और 4 सलाका तक होती है। फिर और इसी चैप्टर में अंजन के पात्र भी बताए हैं, सुश्रुत के जो 18वां चैप्टर किया कल्प का। तो कौन सा अंजन किस पात्र में रखना चाहिए वो एग्जाम में आता है। मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय, ये सबको लिखना आता है। मतलब ये तो टंग है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो है, जो रसों के नाम है, सबको लिखने आते हैं। अब हमें यहाँ पर पात्र लिखते बनना चाहिए, तो एग्जाम हॉल में भी हम लिख लेंगे इसको। तो हमें क्या करना है? एग्जाम हॉल में कॉपी मिलती है तो कॉपी, एग्जाम हॉल में एक पेज देते हैं तो उसका यूज करना है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा सा, सा लिखा है मैंने। रम, सरम। कुछ लोगों को शर्म आती है रफ कॉपी पढ़ने में, खर्च करने में। तो शर्म बाहर करो, बाहर करो, लो टेक्नोलॉजी या ताम्रपात्र। आजकल टेक्नोलॉजी भी मिलती है, ताम्र या टेक्नोलॉजी। मतलब अगर ऑनलाइन होगी तो उसमें भी मिलता है रफ काम करने के लिए। ठीक है, तो शर्म बाहर करो, लो ताम्रपात्र या टेक्नोलॉजी, ऐसा करके याद करना है तो ये पूरा याद हो जाएगा। शर्म बाहर करो, है ना, और लो ताम्रपात्र, है ना, ये करो है, बाहर ही करना है अपन को। और शीत जो है, नाल आदि से बने पात्र में, शीत का अलग स्पेशल बताएं। तो ये था पारिक गाइड का पेज नंबर 13 और 14। अगले वीडियो में मिलते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे।